वक्फ कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में 35 याचिकाएं अब तक दाखिल की गई हैं। उनमें से 10 आज के लिए लिस्टेड हैं। इन याचिकाओं में जमीयत उलेमाए हिंद समेत समस्त केरल जमीयत उलेमा, आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान की याचिका, कांग्रेस सांसद जावेद मोहम्मद की याचिका, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी और एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की याचिकाएं शामिल हैं। तो आज इन याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। दोपहर 2 बजे सुनवाई की शुरुआत होगी, यानी कि सियासी लड़ाई और सड़क की लड़ाई के बाद अब अदालती लड़ाई की शुरुआत हो रही है वक्फ कानून को लेकर। और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून पर रोक लगा देगी या फिर इसे रद्द कर दिया जाएगा। फिलहाल आज जब सुनवाई शुरू होगी तो क्या क्या होगा, ये सबसे अहम पहलू है। 10 याचिकाओं को लिस्टेड किया गया है और अदालत आज देखेगी कि किन किन बिंदुओं पर सुनवाई की जा सकती है। साथ ही अदालत से उम्मीद है कानून का विरोध करने वालों को कि संसद के अंदर नंबर उनके साथ नहीं था, इस वजह से वो कानून बनने से बिल्कुल नहीं रोक पाए, लेकिन अदालत में उनकी दलीलों के आधार पर उन्हें जरूर जीत मिलेगी और वक्फ कानून पर रोक लग जाएगी, इसे रद्द कर दिया जाएगा। वहीं बिल के समर्थन में भी याचिकाएं दाखिल की गई हैं। बीजेपी शासित राज्यों की ओर से याचिकाएं दाखिल की गई है और पक्षकार बनाने की मांग की गई है। आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में डबल बेंच इस मामले की सुनवाई करने वाली है। पहले 3 जजों का पैनल सुनवाई करने वाला था, लेकिन उसमें बदलाव हुआ। अब CJI की अध्यक्षता में 2 सदस्यीय बेंच इस मामले की आज सुनवाई करेगी। 2 बजे का वक्त तय है जब इस मामले पर सुनवाई शुरू होगी। सुप्रीम सुनवाई आज से होनी है वक्फ संशोधन कानून को लेकर। अनूप गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुक कर लेते हैं अनूप गुप्ता का। अनूप जी, आप सुनवाई होनी है, किन किन बिंदुओं पर सुनवाई होगी? और सबसे बड़ी बात यही होती है कि संसद से जब कोई कानून बनता है तो अदालत की जो परिधि होती है, उसकी सीमा होती है, वो कितनी होती है? देखिए, आपको बता दूं कि विधायिका हो या न्यायपालिका हो, सबकी अहमियत है और जाहिर सी बात है कि ये दोनों जो है एक दूसरे के अधिकार पर हनन नहीं करती है। लेकिन कई ऐसे मामले हुए हैं जब कोई कानून बना हो संसद में, उसको चैलेंज भी किया जाता है। कुछ मामले ऐसे भी आए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने कानून को निरस्त किया या उसको स्टे लगा दिया। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि जिस तरीके से 2 दर्जन से ज़्यादा याचिकाएं दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जो वक्फ संशोधन कानून पास हुआ है उसके खिलाफ में सभी लोगों का जो विपक्ष में इस याचिका को दायर किया है, उनका कहना है कि धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है ये कानून। तो ऐसे में ये देखना वाकई लाजमी होगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर आगे बढ़ती है। आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगी कि किन किन याचिकाओं को आगे सुप्रीम कोर्ट देखने जा रही है, किस तरीके से किन किन बिंदुओं को, कौन कौन से ऐसे कानूनी पहलू हैं जिस पर सुनवाई की जाएगी। चूंकि याचिकाएं बहुत सारी है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ये भी डायरेक्शन दे सकती है कि जितनी भी याचिकाएं हैं इसको मर्ज किया जाए। क्योंकि देखिए, एक तो केंद्र सरकार इस पर केविएट दाखिल कर चुकी है, आज सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल भी यहाँ मौजूद होंगे। दूसरी तरफ कई राज्य भी है, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड भी है, जो भी इस कानून के सपोर्ट पे वो सुप्रीम कोर्ट आ चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि इन सभी पहलुओं पर आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस मामले को सुनेगी और उसके बाद दिशा निर्देश तय करेगी। एक रूपरेखा कह सकते हैं कि तय होगा कि आगे इस मामले पर सुनवाई किस तरीके से होनी है। जी, धन्यवाद अनूप इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो जो 10 याचिकाएं लिस्टेड की गई हैं, उन याचिकाओं पर सुनवाई किस तरह से होगी, इस पर भी आज अदालत की ओर से फैसला लिया जा सकता है। ये मुमकिन है कि अदालत इस कानून के विरोध में याचिका दाखिल करने वाले सभी लोगों से कहे कि आप अपनी याचिकाओं को क्लब कर लीजिए, या तो ये फैसला खुद अदालत ले ले कि सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो, और इस तरह के फैसले भी लिए जा सकते हैं। तो आज से अदालती लड़ाई की शुरुआत वक्फ बिल को लेकर हो रही है।
संभल हिंसा मामले में आज समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क न्यायिक आयोग के सामने पेश होंगे। संभल सांसद आज लखनऊ में आयोग के सामने पेश होंगे और अपना बयान दर्ज करवाएंगे। इससे पहले 5 अप्रैल को उन्हें बुलाया गया था, लेकिन तब वो पेश नहीं हुए थे, तब वो नहीं पहुंचे थे, लेकिन आज उन्हें पहुंचना है। संभल सांसद पर आरोप है कि 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के दौरान उन्होंने भीड़ को भड़काया था और भड़काऊ भाषण दिया था। पुलिस ने एफआईआर में उनका नाम दर्ज किया है। वहीं हिंसा में नामजद आरोपी एसपी एमएलए के बेटे से भी न्यायिक आयोग पूछताछ करेगा, जिसका उनका बयान भी लखनऊ में ही दर्ज होना है। यहां तक कि संभल में उस दौरान मौजूद सभी पुलिसकर्मियों के भी बयान आयोग के सामने दर्ज हो रहे हैं। आयोग इस मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल जुटा हुआ है। 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के सामने सभी को अपने बयान दर्ज करवाने हैं। आगरा में एसटीएफ ने एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से पिस्टल, 4 तमंचे, कारतूस के साथ ही एक कार और मोबाइल फोन बरामद किया गया। आरोपी का नाम है कृष्णा उर्फ करतार, जो राजस्थान से हथियार लाता था, यूपी में अवैध हथियारों की तस्करी करता था। एसटीएफ ने 50,000 के इनाम के आरोपी को पहले भी हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था। तस्कर करतार राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला है, जिससे एसटीएफ ने थाना रकाबगंज क्षेत्र से गिरफ्तार किया। इधर बलिया में 12 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले फरार आरोपियों के घर कुर्की का नोटिस लगाया गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि 2 फरार हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने एक फर्जी बीमा कंपनी खोलकर 12 करोड़ रुपए की ठगी की थी, जिसके बाद से ही लगातार पुलिस एक्शन ले रही है। जो यहाँ के मूल निवासी हैं, ये इनका मकान है, 3 तल्ला का मकान है। इनके खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 70 इधर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा पर योगी सरकार ने कड़ा प्रहार किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा बयान दिया है और बताया कि दंगाइयों का इलाज डंडा ही है। सीएम योगी ने आगे कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने दंगाइयों पर कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? दंगाई डंडे से ही मानेंगे। सीएम योगी ने ममता बनर्जी समेत पूरे विपक्ष से पूछा कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर विपक्ष क्यों मौन है। इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है। एक तरफ जहां बंगाल में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं आम लोग ममता बनर्जी को अब सीएम योगी आदित्यनाथ से सीखने की नसीहत दे रहे हैं। जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में यूपी में अब कोई भी दंगाई पत्थर उठाने की हिम्मत नहीं करते। संभल इसका सीधा उदाहरण है। वहीं ममता बनर्जी के राज में बंगाल में साल दर साल दंगे हो रहे हैं। दरअसल वक्फ कानून बनने के बाद पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा जारी है। पहले मुर्शिदाबाद और अब दक्षिण 24 परगना में आगजनी की गई है। हिंसा के बीच बंगाल में कानून व्यवस्था पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रहार किया और उनका ये बयान था। तो बंगाल में दंगे पर अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया। अखिलेश ने बीजेपी पर हमला बोला है और कहा कि वहां जो भी हो रहा है बीजेपी करवा रही है, हम ममता बनर्जी के साथ हैं। अच्छा, बंगाल से क्या लेना देना? हम ममता जी के साथ है, खत्म बात। वहां जो कुछ कम्युनल टेंशन हो रही है वो सब बीजेपी करा रही है। हमने मुजफ्फरनगर में नहीं देखा क्या? या यूपी में जो घटनाएं होती नहीं देखा? मैंने अपने तालिग्राम में देखा।